नमस्कार। आज सुबह महाराष्ट्र की राजनीति से एक बेहद ही स्तब्ध कर देने वाली खबर आई। एक विमान दुर्घटना में राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार का निधन हो गया है। देखिए, ये घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है। ये महाराष्ट्र के पावर बैलेंस, वहां की गठबंधन राजनीति और प्रशासनिक स्थिरता पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। ये सिर्फ एक विमान का क्रैश नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक पूरे युग का अंत भी हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम कुछ बहुत ही गंभीर सवालों की पड़ताल करेंगे। क्या यह मामला सिर्फ खराब मौसम या किसी तकनीकी खराबी का था, या फिर यह घटना हमारी वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल्स और डीजीसीए जैसी रेगुलेटरी बॉडीज के कामकाज में मौजूद गहरी खामियों को उजागर करती है? और सबसे बड़ा सवाल, एक बड़े नेता के अचानक चले जाने से जो ये पॉलिटिकल वैक्यूम या राजनीतिक शून्य बना है, उसका गठबंधन सरकार की स्थिरता और राज्य के शासन पर क्या असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब समझना सिविल सेवा के नजरिए से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस जटिल विषय को अच्छी तरह समझने के लिए हम अपने विश्लेषण को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले घटना का पूरा विवरण, फिर उस अंतिम उड़ान का घटनाक्रम, अजीत पवार का राजनीतिक सफर कैसा रहा, जांच से जुड़े अनसुलझे सवाल क्या हैं, इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, और आखिर में एक परीक्षा उन्मुख विश्लेषण। खंड 1, बारामती में त्रासदी। देखिए, किसी भी विश्लेषण की नींव तथ्यों पर टिकी होती है। तो सबसे पहले हम घटना से जुड़े जो मूल तथ्य हैं उन्हें स्थापित करेंगे। तो ये घटना बारामती हवाई अड्डे के पास हुई, जो न सिर्फ अजीत पवार का गृह क्षेत्र था, बल्कि उनकी राजनीतिक शक्ति का गढ़ भी माना जाता था। विमान था एक लियरजेट 45XR, जिसे एक निजी चार्टर सेवा वीएसआर एविएशन ऑपरेट कर रही थी। ये ऑपरेटर का नाम याद रखिएगा, क्योंकि जांच में ये नाम बार बार सामने आएगा, जैसा कि हम आगे देखेंगे। इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी 5 लोगों की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई, जिससे कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं बचा। मृतकों में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदित जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और 2 बेहद अनुभवी पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट कैप्टन शंभवी पाठक शामिल थे। यानी इस हादसे में हमने सिर्फ एक राजनीतिक हस्ती को नहीं खोया, बल्कि उनके सुरक्षा तंत्र और विमानन के विशेषज्ञों को भी खो दिया। अब आते हैं खंड 2 पर, वो अंतिम उड़ान। आइए अब हम उस उड़ान के आखिरी 35 मिनट की टाइमलाइन को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस त्रासदी के सबसे अहम सुराग उन्हीं पलों में छिपे हैं। विमान ने सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था। सुबह 8:42 पर बारामती में विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से लैंडिंग का पहला प्रयास फेल हो गया। पायलट ने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया, जिसे गो अराउंड कहते हैं, मतलब विमान को फिर से ऊपर ले जाकर लैंडिंग के लिए दूसरा चक्कर लगाना। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि ठीक 3 मिनट बाद 8:45 पर दूसरे प्रयास के दौरान विमान से संपर्क पूरी तरह टूट गया और वो क्रैश हो गया। ये जो 3 मिनट का फासला है, जांचकर्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जमीन पर मौजूद एक चश्मदीद के मुताबिक विमान रनवे से सिर्फ 100 फीट की दूरी पर था जब वो अचानक नीचे आ गिरा। ये बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो भी विनाशकारी घटना हुई वो लैंडिंग के बिल्कुल आखिरी क्षणों में हुई। खंड 3, अजीत पवार, एक राजनीतिक प्रोफाइल। इस घटना के प्रशासनिक और राजनीतिक महत्व को अगर हमें पूरी तरह से समझना है, तो हमें इसके केंद्र में जो व्यक्ति थे, यानी अजीत पवार, उनके राजनीतिक कद और उनकी यात्रा का विश्लेषण करना ही होगा। ये आंकड़ा देखिए, 6। अजीत पवार ने 1 या 2 बार नहीं, बल्कि रिकॉर्ड 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। ये आंकड़ा भारतीय राजनीति में अपने आप में अद्वितीय है, और ये दिखाता है कि राज्य की राजनीति में उनका दबदबा और प्रभाव कितना गहरा था। 1991 में एक विधायक के तौर पर अपना सफर शुरू करने के बाद अजीत पवार ने दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति को एक कुशल प्रशासक के रूप में प्रभावित किया। उन्होंने अलग अलग गठबंधन सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। 2023 में एनसीपी का विभाजन ये उनके राजनीतिक जीवन का शायद सबसे बड़ा और विवादास्पद कदम था, जिसने उन्हें सीधे अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ खड़ा कर दिया। अपनी मृत्यु के समय वो महायुति सरकार में एक ऐसे स्तंभ थे जो गठबंधन के भीतर शक्ति का संतुलन बनाए हुए थे। अब आते हैं खंड 4 पर, जांच से जुड़े अनसुलझे सवाल। अब हम अपना ध्यान प्रशासनिक और नियामक दृष्टिकोण पर केंद्रित करेंगे। डीजीसीआई की जांच आखिर किन बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रही है, और इस घटना का हमारी विमानन सुरक्षा के लिए क्या मतलब है? देखिए, किसी भी विमान दुर्घटना की जांच में ब्लैक बॉक्स सबसे महत्वपूर्ण सुराग माना जाता है। इसमें 2 हिस्से होते हैं। एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो विमान के सैकड़ों तकनीकी पैरामीटर्स को स्टोर करता है, और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो पायलटों के बीच की आखिरी बातचीत को रिकॉर्ड करता है। वैसे इसका नाम ब्लैक बॉक्स है, पर असल में ये चमकीले नारंगी रंग का होता है, ताकि इसे मलबे में आसानी से ढूंढा जा सके। नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए एक तयशुदा वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करेगा। इसमें क्रैश साइट से सबूत जुटाने से लेकर ब्लैक बॉक्स के डेटा का विश्लेषण और विमान के मलबे की फॉरेंसिक जांच तक शामिल है।
ये एक लंबी प्रक्रिया होती है क्योंकि इसका मकसद किसी भी तरह की मानवीय या यांत्रिक चूक को पूरी निश्चितता के साथ साबित करना होता है। शुरुआती रिपोर्ट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिला है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा सुने गए को पायलट के आखिरी शब्द एक अचानक और बेहद गंभीर आपात स्थिति की तरफ इशारा करते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि कोई मेडे कॉल नहीं की गई, जो विमानन में एक स्टैंडर्ड इमरजेंसी सिग्नल होता है। इसका विश्लेषण ये बताता है कि जो भी हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि शायद पायलटों को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। जांच मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर केंद्रित होगी: ह्यूमन फैक्टर यानी मानवीय भूल, मैकेनिकल फेलियर यानी यांत्रिक विफलता, मौसम की भूमिका और ऑपरेटर का सेफ्टी रिकॉर्ड। और यहीं पर एक बहुत गंभीर सवाल उठता है। इसी ऑपरेटर वीएसआर एविएशन का एक और विमान पिछले ही साल बॉम्बे में लगभग ऐसी ही परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ये एक पैटर्न की ओर इशारा करता है और हमारी नियामक संस्था डीजीसीए की निगरानी पर भी सवाल खड़े करता है। खंड 5 राजनीतिक परिणाम। एक व्यक्ति के जाने से कैसे एक पूरे राज्य का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। अब हम अजीत पवार के निधन के महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ने वाले तात्कालिक और दूरगामी प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। ये स्लाइड स्थिति को बिल्कुल साफ कर देती है। दुर्घटना से पहले अजीत पवार महायुति सरकार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैलेंसिंग पावर थे। उनके निधन के बाद न केवल उनके एनसीपी गुट में एक नेतृत्व का शून्य पैदा हो गया है, बल्कि ये पूरे गठबंधन की स्थिरता के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। अब सवाल यह है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा और क्या वो गुट को एक साथ रख पाएगा। चलिए अब इस पूरी घटना का विशुद्ध रूप से अकादमिक और परीक्षा केंद्रित विश्लेषण करते हैं। इसे सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के जरूरी विषयों से जोड़कर देखते हैं। यूपीएससी के नजरिए से ये घटना कई विषयों को एक साथ जोड़ती है। जीएस पेपर 2 के लिए ये डीजीसीए जैसी नियामक संस्थाओं की स्वायत्तता और उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है। ये वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल्स और गठबंधन की राजनीति में एक व्यक्ति की भूमिका पर एक केस स्टडी है। वहीं जीएस पेपर 1 के लिए एक क्षेत्रीय दलों में वंशवादी राजनीति और विभाजन के बाद की राजनीति को समझने का एक अवसर है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में नियामक निकायों की चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इस पूरे संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल वैक्यूम या राजनैतिक शून्य। राजनीति विज्ञान में इसका मतलब होता है किसी शक्तिशाली नेता के अचानक हट जाने से पैदा हुई अनिश्चितता और सत्ता संघर्ष की स्थिति। अजीत पवार के निधन ने महाराष्ट्र की राजनीति में ठीक यही स्थिति पैदा कर दी है, जिससे सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष और नीतिगत पक्षाघात का खतरा बढ़ गया है। तो आइए अब इस पूरे विश्लेषण को सारांशित करते हैं और इससे मिलने वाली जो मुख्य सीख है उस पर प्रकाश डालते हैं। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही मौलिक सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या एक व्यक्ति, एक नेता का आकस्मिक निधन किसी राज्य की पूरी राजनीति और एक स्थिर दिख रहे गठबंधन की गतिशीलता को बुनियादी तौर पर बदल सकता है? महाराष्ट्र का भविष्य अब इसी सवाल का जवाब देगा। परीक्षा के लिए जल्दी से रिवीजन करने के लिए इन 4 मुख्य बिंदुओं को याद रखें। पहला, दुर्घटना का संभावित कारण, कम विजिबिलिटी और पायलट का निर्णय, हालांकि अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। दूसरा, राजनीतिक प्रभाव, एनसीपी में नेतृत्व का शून्य और महायुति गठबंधन में संभावित अस्थिरता। तीसरा, अजीत पवार की विरासत, एक शक्तिशाली प्रशासक और 6 बार के उप मुख्यमंत्री। और चौथा, शासन के लिए सीख, वीवीआईपी यात्रा और निजी चार्टर सेवाओं के लिए विमानन सुरक्षा नियमों को और मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। अंत में ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये घटना सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र और शासन प्रणाली की कमजोरियों और चुनौतियों पर एक महत्वपूर्ण सबक है।